शहर के बीचों बीच चौराहे पर पकोड़े बेचने वाला घनश्याम अपने स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए पूरे शहर में फेमस था। घनश्याम के परिवार में उसकी 18 साल की बेटी रश्मि और उसकी पत्नी थे। पकोड़े की दुकान चलाकर घनश्याम अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी विमला की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ विमला? तुम्हें इतना तेज बुखार कैसे हो गया? पता नहीं पापा, सुबह तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों से कह रही थी कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। अरे रहने दीजिए, डॉक्टर के इलाज में बिना बात ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो विमला? तुम बीमार हो और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा ताकि समय पर तुम्हारा इलाज हो सके और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। डॉक्टर चेकअप के बाद कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी को सही होने में अभी समय लगेगा और इनके इलाज में बहुत सारा खर्चा भी आएगा। आप खर्चे की चिंता ना करें डॉक्टर साहब, बस मेरी पत्नी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं और पापा मेहनत करके खूब पैसे कमाएंगे। आप बस जल्दी से माँ को ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद विमला का इलाज शुरू हो गया, लेकिन बीच में बार बार उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसकी वजह से घनश्याम कई बार अपने काम पर भी नहीं जा पाता था। ऐसा कब तक चलेगा रश्मि के पापा? आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्च कैसे निकलेगा? तुम क्यों चिंता करती हो? और कभी कभी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि तुम ही बताओ, तुम्हें इतनी बुरी हालत में छोड़कर काम पर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन अगर आप काम पर नहीं गए तो कैसे काम चलेगा? वैसे ही मेरी बीमारी ने हमारे खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं। बड़ी मुश्किल से रश्मि की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। माँ, मेरी शादी की चिंता ना करे। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मेरी शादी कैसे अच्छे से होगी? पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन घनश्याम अपने पकोड़े का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पापा, मैंने आपके ठेले पर पकोड़ों का सारा सामान बनाकर रख दिया है। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारे जैसी बेटी हो ना, तो माँ बाप कभी दुखी नहीं रह सकते। तुम कितनी अच्छी हो बेटा, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तो मैं धन्य हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? घर के काम करना तो मेरी जिम्मेदारी है। शाम को जब घनश्याम लौटकर वापस आता है तो काफी दुखी लग रहा था। क्या हुआ पापा? सब ठीक तो है ना? आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना, लेकिन मुझे धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। बीच में कई बार ठेला नहीं लगाने की वजह से मेरे ग्राहक छूट गए हैं। आज तो पूरा दिन 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? सच कह रहा हूं बेटा, पूरा दिन धूप में खड़ा रहा, सारे पकोड़े भी बेकार गए, एक ग्राहक नहीं आया। लगता है हमारा वक्त खराब चल रहा है। नहीं पापा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें कुछ और सोचना होगा। कुछ और का क्या मतलब बेटा? पापा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से आपके पुराने ग्राहक भी वापस आ जाए और साथ में आपके पकोड़े की दुकान फिर से फेमस हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे होगा? और कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे बेटा। ऊपर से तुम्हारी माँ की तबीयत भी। मेरे पास एक आइडिया है पापा। अब तक आप जो पकोड़े बनाकर बेचते थे वो तो शहर में और भी लोगों के पास मौजूद है। क्यों ना आप कुछ नया बनाएं? नया मतलब? पकोड़े में क्या नया बन सकता है? पापा, मैगी के पकोड़े बनाना शुरू कर दीजिए ना। मैगी बच्चों को भी बहुत पसंद होती है और मैगी के पकोड़े बहुत ही अलग हटकर होते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि लोग मेरी दुकान पर मैगी के पकोड़े खाने आएंगे? हाँ पापा, जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूँ। जानते हैं पापा, मैगी के पकोड़े बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए, मैं ही सिखा देती हूँ आपको। रश्मि ने अपने पापा घनश्याम को
मैगी के पकोड़े बनाने की रेसिपी सिखा दी। अगले दिन सुबह जब घनश्याम अपना ठेला लेकर काम के लिए निकल गया और शाम को वो लौटकर वापस आया तब, पापा बताइए कैसा रहा आपका दिन? और वो मैगी के पकोड़े खाने ग्राहक तो आए ना? नहीं बेटा, आज भी कोई बिक्री नहीं हुई। सारा माल खराब हो गया। मुझे नहीं लगता तुम्हारा आइडिया काम आएगा। पापा आप इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हारते हैं? कोई बात नहीं, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन तुम्हारी माँ बीमार है, वो घर पर अकेली कैसे रहेगी? आप माँ की चिंता ना करें, पड़ोस वाली काकी को बोलकर जाऊंगी कि वो माँ के पास रुक जाए। अगले दिन रश्मि भी घनश्याम के साथ जाती है। वहां जाकर रश्मि ने देखा कि कोई भी ग्राहक घनश्याम के ठेले पर नहीं आ रहा था। अभी देखिएगा पापा, बहुत सारे ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगी? रश्मि ने जल्दी से एक कागज उठाया और उस पर लिख दिया, आपके शहर में पहली बार पेश है मैगी के पकोड़े, बड़ों के साथ बच्चों की भी पसंद। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी इतना सुंदर पोस्टर बना दिया। देखना पापा, इसे पढ़कर बहुत जल्दी आपकी खूब सारी बिक्री होने वाली है। रश्मि के पोस्टर लगाने के कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी। उस कार के अंदर बैठी हुई एक अमीर औरत ने रश्मि को बुलाकर पूछा, क्या सचमुच आपके पास मैगी के पकोड़े हैं? जी मैडम, मेरी बेटी को मैगी बहुत पसंद है, एक प्लेट पकोड़े दे दीजिएगा। घनश्याम जल्दी से दौड़कर मैगी के पकोड़े बनाकर उस अमीर औरत को दे देता है। पकोड़े खाने के बाद, अरे वाह, इनका स्वाद तो बहुत अच्छा है और बहुत अलग हटकर। मेरी बेटी का बर्थडे 2 दिन बाद है और मैं आपको पकोड़े के लिए एक बड़ा ऑर्डर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैडम, आप जितना बड़ा ऑर्डर देंगे हम बनाकर तैयार कर देंगे और सही वक्त पर आपके घर भी पहुँचा देंगे। ठीक है, लगभग 100 लोग पार्टी में आने वाले हैं। आप उनके लिए पकोड़े बनाकर मेरे घर डिलीवर कर देना और ये लीजिए एडवांस पैसे। उस औरत के जाने के बाद, अरे वाह रश्मि बेटा, आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। पापा अब आप देखना, आपकी पकोड़ों की दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलेगी और हमारी गरीबी वाले दिन भी ज्यादा नहीं रहेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से अब हमें गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। टेढ़े दांतों वाली बहू। जैस्मिन अपने माता पिता के साथ सोनिया विहार में रहती है। देखने में वो किसी परी से कम नहीं है। जैस्मिन को देखते ही हर इंसान उस पर लट्टू हो जाता, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलती तो हर कोई उसके टेढ़े मेढ़े दांतों के कारण उसका मजाक बनाने लगता। माँ, अब से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, वहां सब मेरे दांतों का मजाक उड़ाते हैं। कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा, अब अपने दांतों के कारण तू घर तो नहीं बैठ सकती। माँ, मेरे दांत आप लोगों की तरह क्यों नहीं है? बेटा तू ना अपने दांतों को लेकर इतना परेशान मत हो। जो तेरा मजाक उड़ाते हैं ना, तो बस उन्हें इग्नोर कर। कब तक इग्नोर करूँ माँ? अरे बेटा, ये सब बातें सोचकर अपना दिल छोटा मत कर। देख, आज ना लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। जा जल्दी से तैयार हो जा। नहीं करनी मुझे शादी। पिछली बार जब लड़की वाले आए थे तो आपने देखा था ना, उन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। अरे बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। क्या पता आज जो लोग तुझे देखने आ रहे हैं उन्हें तू पसंद आ जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे ऐसा ही होगा, देखना तो। जैस्मिन उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और एक डायरी उठाकर लिखना शुरू कर देती है। वो जब भी उदास होती या कोई उसका मजाक उड़ाता तो वो ऐसे ही डायरी लिखकर अपना मन हल्का कर लेती। कुछ समय बाद सोनू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ वहां पहुंचता है। बहन जी, हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज अब तो अपनी लड़की को बुला लीजिए। हाँ जी हाँ जी, अभी बुलाती हूँ। जैस्मिन, जैस्मिन बेटा, सबके लिए चाय लेकर आना तो।
पहली झलक में ही सभी उसे पसंद कर लेते हैं। हमने तो लड़की को देखते ही पसंद कर लिया है, आप हमारी तरफ से हाँ समझिए। हाँ बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है। हमें अपने बेटे गौरव के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। हमारे तरफ से भी आप लोग हाँ ही समझ लीजिए। जैस्मिन बेटा, तुझे लड़का पसंद आया ना? जैस्मिन मुस्कुराने लगती है। उसके मुस्कुराने पर लड़के वालों को उसके टेढ़े मेढ़े दांत दिख जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। मम्मी, इसके दांत तो राक्षसों के जितने टेढ़े हैं। बहन जी, ये क्या भद्दा मजाक है? आप अपनी टेढ़े दांतों वाली लड़की को हमारे मत्थे पड़ना चाह रही थी क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपकी कोई समधन वामधन नहीं हूँ। हम इस शादी से इनकार करते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अभी तो आपने मुझे अपनी बहू कहा था। सिर्फ दांतों के कारण आप मुझे अपनी बहू बनाने से इनकार क्यों कर रही हैं? अजीब जबरदस्ती है। जब हमें नहीं करनी शादी तो फिर क्यों पीछे पड़ी हो? और वैसे भी ना समाज में हमारी बहुत इज्जत है। तुम्हारे कारण हम अपनी नाक नहीं कटवा सकते। तुमसे मैं क्या, दुनिया का कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। अपनी शादी के सपने देखना छोड़ दो। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बात का जैस्मिन पर बहुत गहरा असर होता है। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती। अगले दिन शीला, मुझे तो जैस्मिन की बहुत चिंता हो रही है। उसकी शादी होगी भी या नहीं? अरे थोड़ा शुभ शुभ बोलिए ना, आज नहीं तो कल जरूर होगी हमारी बेटी की शादी। मम्मी, अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे ये तू क्या बोल रही है बेटा? मैं सही बोल रही हूँ माँ। अब मुझे समझ में आ चुका है, ये दुनिया सीरत पर नहीं सूरत पर मरती है, और मेरे ये दांत मुझे कुरूप बनाते हैं। इसलिए अब ना आप मेरे लिए लड़का देखना छोड़ दीजिए। अरे बेटा, ऐसे हार नहीं मानते, जरूर होगी तेरी शादी। जैस्मिन बिना कुछ कहे वहां से चल देती है, जिसके बाद शीला और परितोष भी गहन चिंतन में पड़ जाते हैं। अब जैस्मिन की शादी कराने का एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? हमें उसकी धोखे से शादी करानी होगी। शादी तक जैस्मिन के टेढ़े दांतों की सच्चाई उनसे छुपाकर। और फिर शादी के बाद क्या? अगर उसके बाद उन्होंने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया तो? ओफो, आप ना बहुत ज्यादा सोचते हो। बाद की बात में देख लेंगे। अभी आप जैस्मिन को धोखे वाली इस शादी के लिए मनाने के बारे में सोचिए। शीला और परितोष हाथ पैर जोड़कर जैस्मिन को शादी के लिए मना लेते हैं और शादी से पहले मुंह खोलने के लिए मना कर देते हैं। परिवार वालों को गिड़गिड़ाता देख जैस्मिन भी इसके लिए हाँ कर देती है, और इसी तरह कुछ ही दिनों के अंदर जैस्मिन की शादी यश नाम के एक लड़की के साथ हो जाती है। बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, इसलिए पहले जाकर कुछ मीठा बना ले। जैस्मिन बिना कुछ बोले सीधा रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी के लिए हलवा बनाकर ले आती है। सभी हलवे की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जैस्मिन कुछ नहीं बोलती। बहू, हलवा तो बहुत अच्छा बना है। हाँ जैस्मिन, सच में तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही जैस्मिन? सब तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। जैस्मिन हल्की मुस्कान के साथ सर झुका देती है। अच्छा बहू सुन, कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, इसलिए जल्दी उठकर तैयार हो जाना। हाँ? जैस्मिन फिर से गर्दन हिलाकर जवाब देती है। बहू, ऐसे गूंगों की तरह सिर हिलाकर बात क्यों कर रही हो? मुंह में जुबान नहीं है क्या? लेकिन जैस्मिन कुछ नहीं कहती, जिससे निवेदिता के गुस्से का पारा हाई हो जाता है। देखो बहू, कल मेरे कुछ पड़ोस के लोग आकर तुम्हें देखेंगे। तुम उनके सामने मेरी नाक मत कटवा देना, और ये सर से नहीं जुबान से बात करना, समझ में आया? जैस्मिन फिर से सर हिलाकर जवाब देती है, जिससे नाराज होकर निवेदिता गुस्से में तिल मिलाती हुई वहां से चली जाती है।
अगले दिन निवेदिता के कुछ पड़ोसी जैस्मिन की मुंह दिखाई के लिए आते हैं। निवेदिता, तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा लग रही है। सच में निवेदिता, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी सुंदर लड़की मिली है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा बेटा? बहू, अपना नाम बताओ सबको। जी, जैस्मिन नाम है मेरा। इतना बोलते ही जैस्मिन के टेढ़े मेढ़े दांत सभी को दिखाई देने लगते हैं। निवेदिता और उसका पूरा परिवार जैस्मिन के दांतों को देखकर चौंक जाता है। ये क्या, इसके दांत तो टेढ़े हैं। निवेदिता, ये किसे बहू बनाकर लाई है तू? शादी करने से पहले एक बार इसके दांतों पर तो ध्यान दिया होता। जैस्मिन की मुंह दिखाई में पहुंचे सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और हंसी ठिठोली करते हुए वहां से चले जाते हैं। निवेदिता, तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा लग रही है। सच में निवेदिता, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी सुंदर लड़की मिली है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा बेटा? बहू, अपना नाम बताओ सबको। जी, जैस्मिन नाम है मेरा। इतना बोलते ही जैस्मिन के टेढ़े मेढ़े दांत सभी को दिखाई देने लगते हैं। निवेदिता और उसका पूरा परिवार जैस्मिन के दांतों को देखकर चौंक जाता है। ये क्या, इसके दांत तो टेढ़े हैं। निवेदिता, ये किसे बहू बनाकर लाई है तू? शादी करने से पहले एक बार इसके दांतों पर तो ध्यान दिया होता। जैस्मिन की मुंह दिखाई में पहुंचे सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और हंसी ठिठोली करते हुए वहां से चले जाते हैं। मम्मी, इसके दांत तो टेढ़े हैं। इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। शादी के नाम पर इतना बड़ा धोखा दिया तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमें। हम लोगों ने आपको कोई धोखा नहीं दिया। ये धोखा नहीं तो और क्या है। शादी से पहले तुमने हमें अपनी ये टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में क्यों नहीं बताया? शादी तो मुझसे करनी थी ना आपको, दांतों से थोड़ी ना। और माँ पापा ने मुझे कुछ भी बोलने से मना किया था। माँ, मैं इसके साथ अब एक कमरे में नहीं रह सकता। अब प्लीज कुछ कीजिए। चल, अभी के अभी अपना बैग उठा और निकल जा मेरे घर से। वैसे भी अब तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ऐसा मत कहिए माँ जी, इस घर को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊंगी। कहीं भी जा मेरी बला से। मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहती हूँ जो दिखने में देवी की तरह सुंदर हो, तेरी तरह चुड़ैल नहीं। चल निकल जा मेरे घर से। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, आपके बेटे की पत्नी हूँ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। जैस्मिन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को सारी आप बीती बताती है, जिसके बाद समाज की बदनामी का डर बताकर वो भी उसे अपनाने से इनकार कर देती है। जैस्मिन फिर से डायरी लिखती और अपना दुख दर्द उस बेजान डायरी से साझा करती। अगले दिन, तू गई नहीं अभी तक अपने मायके? मम्मी जी, मेरे मायके वाले चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं आप लोगों के साथ। देखो, मैं तुम्हें अब आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। सभी की बातें सुनकर जैस्मिन वो घर छोड़कर चली जाती है और अपनी शादी के कुछ गहने बेचकर एक छोटी सी झोपड़पट्टी में अपना रैन बसेरा करने लगती है। 3 महीने बाद, इस बार अपने बेटे की शादी में हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार हम लड़की को 3 से 4 बार अच्छे से देखकर ही शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। देखते ही देखते निवेदिता अपने बेटे यश की दूसरी शादी कोमल नाम की लड़की से करा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही यश बीवी की उंगलियों पर नाचना शुरू कर देता है और अपने माता पिता को ओल्ड एज होम भेज देता है। हमारा दिमाग खराब हो गया था जो हमने यश की शादी उस लड़की से करा दी। अरे उससे लाख गुना अच्छी तो वो टेढ़े दांतों वाली लड़की थी। उस वक्त हमने ही समाज के झंडे लेकर उस लड़की को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। और आज देखो, जब हमारे बेटे ने हमें घर से बाहर निकाला तो समाज का कोई भी ठेकेदार आगे नहीं आया।
सही कहते हैं लोग, कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। हमने एक कोहिनूर को ठुकराकर चमकने वाले पत्थर को अपनाया, उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। अतुल और नीरव की आज शादी हो गई। कावेरी ने अपनी एक और जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अतुल और नीरव अपनी पत्नियों के साथ बड़ी माँ के पास उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। सदा खुश रहो। ये लो सोने का कंगन तुम दोनों बहुओं के लिए। ये अतुल और नीरव की माँ के हैं, मतलब मेरी जेठानी जी के कंगन है। इन्हें हमेशा संभाल के रखना। माँ पापा के जाने के बाद बड़ी माँ ने ही घर को और हमें संभाला है, इसीलिए तो हम इन्हें बड़ी माँ कहते हैं पायल। हाँ, इन्होंने कभी हमें रौनक से कम नहीं समझा ध्रुवी। हमें बहुत प्यार दिया है बड़ी माँ ने। मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब तो तुम दोनों की शादी भी हो गई है, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। कावेरी ने बचपन से अतुल और नीरव को पाल पोस के बड़ा किया था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। पर पायल और ध्रुवी को शायद दाल में कुछ काला लग रहा था। एक सुबह जब कावेरी के पास एक अनजान आदमी आता है। ये लो, ये 10 लाख रुपए हैं, ध्यान से ले जाना। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? आप बेफिक्र रहिए मैडम, आज तक जैसे चलता आया है वैसा ही सब चलता रहेगा। और सुनो, जाते वक्त कोई तुमसे पूछे कौन हो तो कह देना हलवाई हूँ, समझे? ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। जी मैडम। देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जितनी सीधी बनती है उतनी है नहीं। कोई औरत अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किसी को कर ही नहीं सकती। हमारे पतियों के सामने तो बड़ी भोली बनती है, और यहाँ देखो 10 लाख रुपए अपने बेटे रौनक को ही भिजवा रही होंगी। पर अब हम इनकी चालाकियां और नहीं चलने देंगे। हाँ, सही कहा तुमने। पायल और ध्रुवी को शक होने लगा था कि बड़ी माँ जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। वो उनके सास ससुर के पैसों पर कब्जा करना चाहती है। अब दोनों बड़ी माँ के खिलाफ होने लगी थी। पायल, ध्रुवी, दोनों यहाँ आना तो। कहिए, क्या हुआ? आजकल जमाना बहुत खराब चल रहा है। मैं सोच रही थी कि जो गहने घर में पड़े हैं वो बैंक के लॉकर में रखवा दे। तुम दोनों के पास भी जो गहने हैं वो भी रखवा देते हैं लॉकर में। खतरा घर में नहीं रखना चाहिए ना। हाँ हाँ, आप तो यही चाहती हैं कि हमारे पास कुछ न रहे, हम खाली हो जाएं और सब कुछ आप ले ले। पर हम आपकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होने देंगे। हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। या तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग तो ठिकाने पे है ना दोनों का, कि नहीं? दिमाग तो अभी आया है हम में। अब आपकी बात हम तो मानने से रहे। पायल और ध्रुवी अब इस कोशिश में थी कि वो अपने अपने पतियों को बड़ी माँ का असली रूप दिखा पाए, इसलिए वो आए दिन उन्हें बड़ी माँ के बारे में बताती रहती। एक दिन जब सब लोग बैठ के टेबल पर खाना खा रहे थे तब, बड़ी माँ, बैंक में आपकी साइन चलती है, इस चेक पर साइन कर दीजिएगा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। हाँ हाँ, कर देती हूँ। कितने रुपए चाहिए थे बेटा? कुछ 5 लाख रुपए चाहिए थे। पायल को नया नेकलेस लेना था, आप साइन कर दीजिए। इतना महंगा नेकलेस? अभी तो उनके पास गहनों की कोई कमी नहीं। ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए तुम लोगों को बेटा। बड़ी माँ, आप कुछ लेती है या पैसे निकाल कर रौनक को भेजती है, तब हमने तो कुछ नहीं कहा आपसे। ये सब हमारे माता पिता का है जिस पर हमारा पूरा हक है। नीरव सही कह रहा है बड़ी माँ, हम इन पैसों को कैसे भी उपयोग में लें, आपको इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। और आपको अपनी साइन भी अब इस बैंक से हटा देनी चाहिए। कब तक आपसे पैसे मांगते रहेंगे हम? हाँ, शायद अब तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो। अतुल और नीरव को भी अब बड़ी माँ की दखल अंदाजी खटकने लगी थी। अब वो उनके किसी भी फैसले को नहीं मानते थे, और पायल और ध्रुवी ने तो कसम खा ली थी कि वो बड़ी माँ की सही बात को भी गलत तरीके से ही लेंगी। ध्रुवी, ध्रुवी, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या हुआ? मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए अगर कोई पूछे तो बता देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है।
कावेरी एक बैग लेकर घर से चली जाती है। अब ध्रुवी को शक होने लगा कि बड़ी माँ फिर से पैसों का बैग किसे भिजवा रही है। इसलिए उसने पायल को बुलाया और दोनों उनका पीछा करने लगी। उन दोनों ने देखा कि कावेरी एक बैग फिर से उस इंसान को दे रही है जो उस दिन उनके घर आया था। मैं तो कहती हूँ आज इन्हें रंगे हाथ पकड़ ही लेते हैं और पतियों के आगे ले जाते हैं, वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही कह रही हो तुम, मैं अभी इन्हें यहाँ बुला लेती हूँ। पायल ने बड़ी चालाकी से अतुल और नीरव को वहां बुला लिया और उन्हें बताने लगी कि कैसे बड़ी माँ पैसों से भरा बैग दूसरी बार उस अनजान इंसान को दे रही है। तुम दोनों सही कह रही थी, हमने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया बड़ी माँ पे। आज उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। आज वो हमारी नजरों से गिर गई है, चलो चल के पूछते हैं उनसे ही। अतुल और नीरव गुस्से में बड़ी माँ के पास आते हैं और पूछते हैं, आप कब से यह करती आ रही है हमारे साथ बड़ी माँ? हाँ, आज अगर आपकी बहुओं ने आपको नहीं पकड़ा होता तो हमें तो कभी विश्वास भी नहीं होता इस बात पर कि आप ये भी कर सकती हैं। हाँ, हम आपको बड़ी माँ कहते हैं और आप हमारे साथ धोखा करती आई। हमारे पिताजी के बिजनेस को, उनके पैसे को हथियाना चाहती हैं आप। हमने तो आपको माँ जैसा दर्जा दिया था बड़ी माँ, आपने दुश्मन जैसा बर्ताव कर दिया हमारे साथ। तो अब जब मैं पकड़ी गई हूं तो क्या सजा है मेरी, ये भी बता दो। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। आपको बड़ी माँ कहा है ना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देते अगर कोई और होता तो। चली जाइए हमारी जिंदगी से और घर से। ठीक है, जिसमें तुम दोनों खुश हो चली जाती हूं मैं। कावेरी अपना सामान लेकर चली गई। अतुल और नीरव ने उनका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही कभी उनसे फिर से मिलने की कोशिश की। अब घर का सारा काम पायल और ध्रुवी ने अपने हाथ में ले लिया था और बिजनेस की भागदौड़ अतुल और नीरव ने अपने हाथ में। उन्होंने पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया था और बड़ी माँ का जिक्र भी अब उस घर में नहीं होता था। उर्मिला बहुत ही कंजूस औरत थी जो हमेशा पैसे बचाने की फिराक में रहा करती। एक दिन जब वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी कमर में झटका आ जाता है और वो दर्द से कराते हुए कहती है, हाय राम रे, मर गई। ये कमर का दर्द तो जाता ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? अरे कोई तो बचाओ। तभी वहीं सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रहा उसका बेटा सुधीर उसे देखकर कहता है, माँ आपको कितनी बार बोला है कि घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, वो सारा घर अच्छे से संभाल लेगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अरे चुप कर तू, जब भी बात करता है खर्चे की करता है। अगर माँ की इतनी ही फिक्र है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? कम से कम नई बहू घर में आ जाएगी तो मुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा और नौकरानी के पैसे भी बचेंगे। उर्मिला ये बोलकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सुधीर एक लड़की से मंदिर में शादी कर उसे घर लेकर आता है। उसे देखकर उर्मिला जी, सुधीर, क्या है ये? आखिर किस लड़की को घर उठा कर ले आ गया? कोई नौटंकी कंपनी में पार्ट लिया है क्या तूने? माँ ये आपकी बहू है, वो क्या है ना, एक करोड़पति की इकलौती बेटी है। वो कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब ये सुनकर उर्मिला जी तो खुश होती है कि उसके बेटे ने करोड़पति की बेटी से शादी की है। वो सुधीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बहू को दिल से अपना लेती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। नीतू वैसे तो बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन वो अपने खानदान की इकलौती लड़की थी, इसलिए बड़े नाजों से पली बड़ी थी। अगली सुबह उर्मिला नीतू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से कुछ अच्छा बना दे। जी आप नीचे चलिए, मैं जल्दी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। नीतू अपनी सास की आवाज सुनकर रसोई घर में जाकर अपने आप से कहती है, नीतू अब तू क्या करेगी? बोल तो दिया कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ, लेकिन तुझे तो मैगी बनाने के सिवाय कुछ आता भी नहीं। अब अपनी सास को पहली रसोई की रस्म में मैगी तो नहीं परोस सकती ना। नीतू ये बोलती है और उसके बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया सा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। वो खाना निकाल कर अपनी सास को दे देती है।
खाने को खाकर उर्मिला बहुत खुश होती है और अपनी बहू की जमकर तारीफ करती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, सच में लाजवाब। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने खाना बाहर से मंगवाया हो। अरे बाप रे, कहीं माँ जी को शक तो नहीं हो गया कि ये खाना मैंने बाहर से मंगवाया है। कहाँ खो गई बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इतने बड़े घर का काम आज तक आप अकेले कर रही थी, तो क्यों ना हम घर के काम के लिए एक नौकरानी रख ले जो कि खाना बनाने में भी मेरी थोड़ी सी मदद कर दिया करेगी। तू पागल हो गई है क्या बहू? आज तक इस घर को मैंने अकेले संभाला है, वो भी बिना किसी नौकरानी के, और अब तो तू आ गई है। मेरा शरीर तो बूढ़ा हो चला है, घर का काम भी नहीं हो पाता, लेकिन तू तो अभी जवान है, घर का सारा काम चुटकियों में कर देगी, और रसोई में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं। ठीक है माँ जी, अब जैसा आप बोलेंगे वही होगा। नीतू ये बोलकर मुंह बनाती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब नीतू रोज चुपके से ऑनलाइन खाना मंगा लेती और अपने सभी घर वालों को परोस देती, और उर्मिला को तो यही लगता कि ये सारा अच्छा अच्छा खाना उसकी बहू बनाती है। एक दिन उर्मिला खाना खाते हुए अपनी बहू नीतू से कहती है, अच्छा बेटा, मुझे ये बता, तेरे करोड़पति बाप ने तुम दोनों को माफ किया या नहीं मंदिर में शादी करने के लिए? माँ जी, वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने तो बोल भी दिया है कि आज से तू मेरे लिए मर गई, और तो और उन्होंने मुझे घर जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। अब आप ही मेरा परिवार है। नीतू ये बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं उर्मिला जी मन में सोचती है, हद होती है, मैंने तो सोचा था करोड़पति की बेटी आई है तो फिर कुछ धन लक्ष्मी भी लेकर आएगी, लेकिन इसके बाप ने तो इसे घर और जायदाद से बेदखल कर दिया है। बहू अच्छी थी इसलिए उर्मिला उसे कुछ नहीं कहती। दिन बीतते हैं और एक दिन उर्मिला की पड़ोस की सहेलियां शुभा और विभा उसके घर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे उर्मिला बहू, क्या आ गई? तू तो बिल्कुल ही बदल गई। खैर कोई बात नहीं, आज हम तुझसे नहीं तेरी बहू से ही मिलने आए हैं। हमने सोचा कि तेरी बहू की पहली रसोई का खाना खा कर जाते हैं। अरे मेरी बहू को आए हफ्ते से ऊपर हो गया है, अब उसकी पहली रसोई थोड़ी ना है। आखिर हमने उसके हाथ का खाना तो नहीं खाया ना, तो हमारे लिए तो उसके हाथ की रसोई पहली ही हुई ना। ये सुनकर उर्मिला अपनी बहू नीतू को आवाज लगाती है और सबके लिए खाना लाने को कहती है। ये सुनकर नीतू तो घबरा जाती है। रसोई में जाकर अपने आप से कहती है, अरे बाप रे, मेरे फ़ोन में तो बैटरी भी नहीं है और मुझे तो कुछ भी बनाना भी नहीं आता। अब क्या करूं? खाना ऑर्डर नहीं कर सकती, और मैंने अगर खुद खाना बनाया तो ये लोग खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो खाने लायक ही नहीं होगा। फिर उसके बाद भगवान का नाम लेकर नीतू खुद ही कच्चा पक्का सब कुछ बना देती है और सबको परोस देती है। जैसे ही शुभा और विभा नीतू के हाथ का बनाया हुआ खाना चखते हैं तो उर्मिला उन दोनों के आगे कहती है, बोला था ना मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब शर्मा क्यों रही हो? खाओ खाओ। हाँ, तेरी बहू तो सच में लाजवाब खाना बनाती है, पर मैं और नहीं खा सकती। मुझे घर पर ज़रूरी काम है। ठीक बोल रही हूँ ना विभा? हाँ शुभा, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा उर्मिला, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे अजीब हो तुम भी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहू की पहली रसोई का खाना खाने की जिद कर रही थी, और जब मेरी बहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया तो तुम दोनों एक एक निवाला खाकर खाना छोड़कर जा रही हो। शुभा और विभा उर्मिला की सच्ची सहेलियां थी और उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बहाना देकर वहां से भाग जाती हैं ताकि उनको नीतू के हाथ का खाना ना खाना पड़े। ऐसे ही उनके जाने के बाद उर्मिला उस खाने को चखती है तो सारा खाना उगल देती है और कहती है, ये सब क्या है बहू? इतने गंदे स्वाद का खाना तो कोई अपने जानवरों को भी ना दे, और तूने ये खाना मेरी सहेलियों को परोस दिया। क्या है ये सब कुछ? तूने जानबूझकर किया ना, कि कहीं रोज रोज आकर तुझसे खाना खाने को ना मांगे? नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। असली बात यह है कि
मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्यों झूठ बोल रही है? तूने कई दिनों तक हमें खुद अपने हाथों का लजीज खाना बनाकर खिलाया है, और अब तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पापा और मम्मी ने मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया और मुझे घर का कोई काम भी नहीं आता। खाना तो मैं आपको बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा कर परोस देती थी। हाय राम, सत्यानाश हो आजकल की पीढ़ी का। तुम लोगों को रील बनाकर मटकना आता है, लेकिन घर का काम और खाना बनाना नहीं आता। उर्मिला की अब उम्र हो चुकी थी और उससे ज्यादा घर का काम नहीं होता था। अब तो उसको बहू भी सोने पर सुहागा मिली थी, तो ऐसे में उर्मिला के पास अब कोई चारा नहीं था। उसके बाद उर्मिला सुधीर से बोलकर अपने घर पर एक नौकरानी रख लेती है, जो घर के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। और वहीं उर्मिला खुद अपनी बहू नीतू को घर का सारा काम सिखाती है और खाना बनाना भी सिखाती है। जिसके बाद जहां नौकरानी नीतू की घर की देखरेख में मदद किया करती, उर्मिला द्वारा दी गई कुछ ही महीने की ट्रेनिंग के बाद नीतू बहुत अच्छा खाना बनाने लगती है। उसके बाद उर्मिला और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है।